एक पारितंत्र में सभी सजीव और निर्जीव चीजें, जैसे पौधे, जानवर, हवा और पानी, जीवन को बनाए रखने के लिए मिल। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं पारितंत्र के बारे में। तो पारितंत्र क्या होता है, जैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं, 10% का नियम क्या है और इसने 10% नियम को किसने दिया, आज हम इस सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। गुड मॉर्निंग। परिचय इसकी बात की जाए, पृथ्वी पर कोई भी जीव अकेला नहीं रह सकता। तुम्हें भी गर्लफ्रेंड की जरूरत पड़ती है। पृथ्वी पर कोई भी अकेला नहीं रह सकता, सब एक दूसरे से अटैच है। शेर हिरन को खाएगा, हिरन घास को खाएगा। इसी प्रकार अकेला भोजन ही अपना नहीं प्राप्त कर सकता तो अकेला रहेगा क्यों। और जैविक घटक और अजैविक घटक के बीच में संबंध किस प्रकार है। क्या बिना मिट्टी के तुम रह सकते हो? नहीं ना। बिना जल के रह सकते हो, बिना हवा के रह सकते हो? नहीं रह सकते। पृथ्वी पर कोई भी जीव अकेला नहीं रह सकता। हर जीव को अपने आसपास अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि मनुष्य सर्वाहारी है, वह पेड़ पौधों पर भी निर्भर रहता है और मांस पर भी निर्भर रहता है। अब वहीं पर हिरन की बात कर ली जाए, हिरन घास पर निर्भर रहता है। गाय की बात कर ली जाए, वो भी पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। सब एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे तुम्हारे घर में दूसरे के साथ संबंध बनता है। जीव अपने निर्जीव वातावरण हवा, पानी, मिट्टी पर भी निर्भर रहते हैं। क्या तुम बिना हवा, बिना पानी, बिना मिट्टी के जीवित रह सकते हो? नहीं ना। बस यही तो है जैविक और अजैविक के बीच संबंध। हम जैविक हैं और ये सब अजैविक है। बीच में संबंध बनाना, बिना संबंध के कुछ नहीं होने वाला। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को पहले दो भागों में तोड़ो। इको यानी पर्यावरण, मकान, घर हो गया पर्यावरण। इको यानी पर्यावरण, हमारे आसपास का जो वातावरण है। और वहीं पे सिस्टम की बात कर ली जाए तो एक व्यवस्थित तंत्र होता है, एक व्यवस्था में सुरक्षित करना, व्यवस्था में रखना, वही तो है इकोसिस्टम, पारितंत्र। आज हम इसी के बारे में तो चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए, इको मतलब पर्यावरण और सिस्टम मतलब व्यवस्थित तंत्र। समझ में आ गया ना। आगे बढ़े तो चलिए बढ़ते हैं। इसकी विशेषता क्या है, आखिर पारितंत्र की विशेषता क्या है, क्यों पारितंत्र इतना जरूरी है। बिना पारितंत्र के कोई जीव जीवित ही नहीं रह सकता। खुली प्रणाली है, सबसे पहला यह खुली प्रणाली है। ऊर्जा आती है और पदार्थ बाहर जाते हैं। ऊर्जा तो आएगी लेकिन जो पदार्थ रहेगा वो बाहर जाएंगे। और वहीं स्वयं संचालित, इसे बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अपने आप को, अपनी समस्याओं को खुद हल कर लेता है, खुद ठीक कर लेता है। यह एक चेन बना हुआ है, एक तंत्र बना हुआ है जो खुद स्वयं चलता रहता है लगातार। कभी ये बीच में कहीं रुका तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। आकार की भिन्नता की बात कर ली जाए, यह पानी की बूंद से लेकर पूरी पृथ्वी तक हो सकता है। आकार की भिन्नता पानी की बूंद से लेकर पूरी पृथ्वी तक, यानी कि इसके आकार में भिन्नता की बात की जाए या सभी में भिन्नता होती है, यह सब अलग अलग होते हैं, भिन्नता हो सकती है, जो कि यहां लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आ गया होगा। अब जैविक घटक और अजैविक घटक दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से बेटा? पहला हो गया जैविक घटक। कौन सा? जैविक। जैविक घटक क्या होता है इसको अभी आगे समझते हैं। और अजैविक घटक क्या होता है। अजैविक घटक, जैविक घटक यानी कि जिसमें मनुष्य आ गए, पेड़ पौधे आ गए, जीव जंतु आ गए, वो जैविक घटक हो गया। और अजैविक घटक की बात की जाए, हवा, पानी, मिट्टी, ये सब अजैविक घटक में आते हैं। और इनके बीच जो संबंध बनता है, इनके बीच जो संबंध बनेगा वही पारितंत्र होगा। क्या होगा? पारितंत्र, जो कि अभी हमने परिभाषा में आपको समझाया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैविक घटक पोषण प्राप्त करने के तरीके के आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है। जैविक घटक जो हैं कितने भागों में, या पोषण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक। उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं अपना भोजन कौन बनाता है? हरे पेड़ पौधे। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, जो कि हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग भी दूसरों पे डिपेंड रहे हैं।
होते हैं, इसीलिए हम उपभोक्ता में आ गए। उपभोक्ता में अब कौन कौन से हैं? सभी हरे पेड़ पौधों को छोड़कर और कुछ अब घटक यानी कि जो मृत जीव जंतुओं को, सड़े गले पदार्थों को खाते हैं, जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब अब घटक में आएंगे। और वहीं उपभोक्ता में हम यानी कि मनुष्य, पेड़ पौधे, मनुष्य हो गए, पेड़ पौधे तो उपभोक्ता में है, और जीव जंतु, गाय भैंस बकरी घोड़ा हिरन, सब इसी में तो आते हैं। किसमें? उपभोक्ता में। और अब घटक की बात कर ली जाए, जो मृत जीवों को सड़ाते हैं, जो मृत जीवों को सड़ाकर उसे अपना भोजन बनाते हैं, इसे रिवाइज करते हैं। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और अजैविक घटक की बात की जाए, यह पारितंत्र का निर्जीव हिस्सा है। यह पारितंत्र में जो है यह निर्जीव हिस्सा है, यह सजीव नहीं है, यह जो है निर्जीव है। अब जलवायु और कार्बनिक और अकार्बनिक में क्या क्या आते हैं? तो जलवायु में बात की जाए तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, जिससे उपभोक्ता सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और दूसरा तापमान, टेम्परेचर जो है, बिना टेम्परेचर मेंटेनेंस के तुम्हारा हार्मोन्स भी नहीं काम करेगा। हार्मोन्स क्या होता है, इसको हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। और वर्षा, बिना बारिश के पूरा बंजर हो जाएगा। और वहीं हवा की बात की जाए, बिना हवा के जीवित रह सकते हो नहीं ना? तो यही तो है, इसी से तो हम संबंधित हैं, यही प्रक्रिया है। तो अब आगे बात कर ली जाए अकार्बनिक। अकार्बनिक में क्या क्या आते हैं? पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये सब जो है अकार्बनिक पदार्थ में आते हैं। अकार्बनिक में इन सबको ऐड किया गया। और वहीं कार्बनिक की बात किया जाए, जिसमें कार्बन पाए जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और ह्यूमस जो होते हैं वो कार्बनिक में आते हैं। अब उत्पादक क्या होता है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से शुरुआत होती है। उत्पादक के बाद उपभोक्ता, फिर उसके बाद अब घटक आते हैं। तो उत्पादक जो होते हैं सूर्य के, ये सूर्य है, सूर्य की उपस्थिति में या अपना भोजन बनाते हैं। बिना सूर्य की उपस्थिति के, बिना सनलाइट के क्या भोजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। प्रकाश संश्लेषण क्रिया बिना भोजन हरे पेड़ पौधे भी नहीं बना सकते। तो जैसा कि हमने आपको बताया, या जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर ग्लूकोज बनाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे 10% नियम का कार्य करता है। 10% का नियम क्या होता है, हम इसे आगे बात करने वाले हैं। इन्हें स्वपोषी कहते हैं, यानी स्वपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाए। स्व यानी स्वयं, पोषी यानी पोषण। क्या हो गया बच्चों? स्व यानी स्वयं और पोषी यानी पोषण, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वही हमने समझा दिया। या सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर यह अपना ऊर्जा बनाते हैं। उदाहरण, हरे पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल। नील हरे शैवाल को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होता है यह भी अपना भोजन स्वयं बनाता है। आखिर यह प्रकाश को ट्रैप कैसे करता, पकड़ता कैसे? एक होता है जिससे पेड़ पौधे हरे दिखते हैं, वह है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही यह अपना भोजन बना सकते हैं। इसमें से कोई भी चीज अगर नहीं रहा तो यह अपना भोजन बना ही नहीं पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता, यह जो है प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है और तृतीयक। अब यह प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्या होता है यार? तो चलिए हम बताते हैं। शाकाहारी जीव जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। शाकाहारी जीव जैसे गाय हो गया, भैंस, बकरी, हिरण, यह प्राथमिक में आएंगे। यानी कि जो डायरेक्ट तौर पे वो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता में आ गए। और द्वितीयक में वो आ गए जो इन पर निर्भर हो गए, वो द्वितीयक में आ गए। जो मांसाहारी और शाकाहारियों को खाते हैं, जो मांस को भी खा सकते हैं और जो मांस को भी खा सकते हैं, और मांसाहारी जो शाकाहारियों को खाते हैं या शाकाहारी को भी खा सकते हैं। मेढक या शाकाहारी पे निर्भर, और या जो तीसरा है या द्वितीयक पर निर्भर। यानी कि सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। ये जो होते हैं तृतीय, जो लास्ट स्टेप होता है, तृतीयक उपभोक्ता, उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। अच्छा ये बताइए आगे, ये समझ में तो आ गया होगा, इन्हें परपोषी कहा जाता है। उपभोक्ता जो हो गए वो परपोषी होते हैं। अगर इसके पास 100 किलो कैलोरी ऊर्जा है तो इसके पास कितना बचेगा? इसका 10% गया, यानी कि 10। और वहीं पे आगे बढ़े, 10% का नियम कार्य कर रहा है। किस प्रकार कार्य कर रहा है? यहाँ पे अगर 100 मिला तो इधर 10 ही मिलेगा, और इधर कितना मिलेगा? फिर 0.1। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। समझ में आ गया होगा? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं।
उपभोक्ता पारितंत्र के घटक, उपभोक्ता जो है पारितंत्र के घटक हैं। अब इन्हें परपोषी, वही जो अभी हमने आपको बताया वही दोबारा है, इसे एक बार देख लीजिए, वहां पे फ्लोट चार्ट में था। इन्हें परपोषी कहते हैं। ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता पूरी तरह शाकाहारी जीव पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो है पूरे तरीके से हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। जैसे टिड्डा हो गया, वो पेड़ पौधों पर, टिड्डा को कौन खाया? मेढक, मेढक को कौन खाया? सांप। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। फिर सांप को चील खाया, चील मरा, बाज मरा, तो उसको फिर जो अब घटक में आते हैं वो मृत शरीर को खाते हैं। मांसाहारी जीव की बात की जाए, जो शाकाहारियों को खाते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं, जैसे सांप हो गया, बाज हो गया, शेर हो गया। ठीक, समझ में आ गया? अब घटक, अरे दो बार बता दिया तो अब ना समझ में आया तब कैसे आएगा? दोबारा रिवाइज करके देखो अगर ना समझ में आया हो। अब घटक, पारिस्थितिक तंत्र के घटक जो होते हैं वो लास्ट में जो अब घटक होते हैं, ये यही तो सड़ा गला के जिस रूप में थे मिट्टी में मिला देते हैं। हम खड़े हैं, मरेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। कौन करेगा यह काम? यह करेगा अब घटक। अब घटक में कौन कौन आते हैं? कवक हो गया, जीवाणु हो गया। इन्हें मृत जीवी भी कहा जाता है। ये मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं, ये सड़े गले पदार्थों को खाकर अपना जीवन बिताते हैं, इसीलिए इन्हें मृत जीवी भी कहा जाता है। इन्हें प्राकृतिक को रिसाइकल्स कहा जाता है, यानी कि यह प्रक्रिया दोबारा दोहरा के मिट्टी में मिलाएंगे, फिर मिट्टी से ऊर्जा मिलेगा, पेड़ पौधे बढ़ेंगे, फिर यही प्रक्रिया, फिर पेड़ पौधों को हिरण खाएगा, फिर उसको शेर खाएगा, फिर शेर मिट्टी में मिल जाएगा। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यह मृत पौधों और जीवों के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल तत्वों में तोड़ते हैं। यह जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है ना, उसको सरल रूप में तोड़ेंगे, जो उनमें एंजाइम होता है उसे छोड़ेंगे उसके ऊपर, फिर वो टूटेगा, फिर उसे सेक करेंगे, अपने अंदर लेंगे, और वह फिर जो है पोषण का कार्य करती है, पेड़ पौधों को पोषण देती है। उदाहरण कवक हो गया, जीवाणु हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यह समझ में आ गया होगा। अब पारितंत्र के प्रकार, पारितंत्र के कितने प्रकार हैं? 3 होते हैं, एक स्थलीय, जलीय और मानव निर्मित। मानव निर्मित में एक्वेरियम नाम सुना होगा आपके घर में, मछलियां जो पाली जाती हैं वह उसका पारितंत्र तो हुआ, उसमें रह रहा है। उतना बड़ा जो है तालाब भी एक पारितंत्र के रूप में कार्य करता है। बच्चों ध्यान देना। भूमि पर पाए जाने वाले प्राकृतिक इकोसिस्टम, उदाहरण जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल, या तो प्राकृतिक हो गए, स्थलीय हो गए। जो जंगल है वह जमीन पे पाए जाते हैं, और घास का मैदान है जंगल पे पाया जाता है, और मरुस्थल जो है वह भी जमीन पे ही पाया जाता है, इसीलिए यह स्थलीय पारितंत्र हो गया। और जलीय पारितंत्र की बात की जाए, पानी के अंदर सक्रिय जीवन चक्र, क्या पानी के बाहर ही, यानी कि धरती पर ही, मिट्टी पर ही जीवन हो सकता है? नहीं ना, यह तालाब में भी हो सकता है। मछलियां तालाब में रहती, उनका भी तो एक इकोसिस्टम है जहां पे वो रहते हैं। पानी के उदाहरण नदियां, झील, महासागर, इनमें भी जीव रहते हैं, उनका भी जीवन काल है। मानव निर्मित की बात की जाए, इंसान द्वारा निर्मित एवं प्रतिबंधित जो होता है वो इकोसिस्टम मानव निर्मित होता है। जैसे खेत हो गया, बगीचे हो गए, एक्वेरियम हो गया, यह मानव निर्मित है। अब आगे बात करते हैं खाद्य श्रृंखला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खाद्य श्रृंखला किस प्रकार होता है, यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं। यह एक सीधी रेखा में जीवों का वह क्रम है जिससे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यह एक ही दिशा में चलने वाला ऊर्जा प्रक्रिया है जो लगातार चलता रहता है, वो भी सीधी रेखा में। यह कभी इधर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्या टिड्डे को घास खा सकते हैं? नहीं ना, तो उल्टा कैसे चलेगा यार? या सीधा तो ही चलेगा हमेशा। ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जाती है। ऊर्जा जो है एक जीव से दूसरे जीव में जाती है, और 10% ऊर्जा जाएगा उसका। जैसे कि घास को टिड्डा खाया, अब टिड्डे को कौन खाएगा? मेढक। मेढक को कौन खाया? सांप। सांप को कौन खाया? मोर। यह क्रम चलता रहता है। इसी को तो खाद्य श्रृंखला कहते हैं। देखो, बिना क्या इसके जीवन संभव है? नहीं है। क्यों नहीं है? मर जाएगा, आगे वह पोषण नहीं पाएगा। जो अपना भोजन पेड़ पौधों से निर्भर है वह भोजन नहीं पाएगा, तो पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। शुरुआत तो वहीं से हो रही है। अब खाद्य जाल क्या होते हैं? खाद्य जाल वह होते हैं, ये देखिए,
प्राकृतिक में खाद्य श्रृंखला अकेली नहीं होती, खाद्य श्रृंखला जो है अकेली नहीं होती, वह एक जाल के रूप में कार्य करती है, सब एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर जटिल जाल बनाती हैं, उसी को हम खाद्य जाल कहते हैं। कई श्रृंखलाएं जब आपस में मिलती हैं, खाद्य श्रृंखला जो है, खाद्य श्रृंखला एक ही होता है और वही कई सारी मिलकर जुड़ गई तो वह खाद्य जाल का रूप ले लेती है। इसे ही पारिस्थितिक में खाद्य जाल कहते हैं, इसी को ही पारिस्थितिक में खाद्य जाल कहेंगे। यह पारितंत्र को स्थिरता प्रदान करती है, पारितंत्र जो है उसको स्थिरता प्रदान करती है, उसको बनाए रखती है। जैसे कि यह पेड़ पौधा है, दिख रहा होगा आपको, पेड़ पौधे को कौन खाया? खरगोश खाया, जो कि शाकाहारी है। अब खरगोश को कौन खाएगा? शेर भी खाएगा, भेड़िया भी खाएगा, मांसाहारी जंतु यानी कि खरगोश को खाएंगे। अब ये केवल, अब कीट को है, केवल सांप थोड़ी ना खाएगा, मेढक भी खाएगा। अब वही मेढक, सांप और मेढक को सांप भी खा सकता है। यही लगातार चलती रहती है, जो कि यहाँ पे अच्छे से एकदम डायग्राम के थ्रू बताया गया है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। इसके आगे क्या है? ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह जो है एक ही तरफ होता है, ये रिवर्स नहीं हो सकता, जो कि हमने अभी आपको इधर बताया है। क्या टिड्डा जो है, टिड्डे को घास खा सकता है? नहीं खा सकता। तो उल्टा कैसे होगा? यह एक दिशीय प्रणाली है। पारितंत्र में यह एक ऊर्जा कभी भी सूर्य की ओर वापस नहीं जाती। क्या जो ऊर्जा पृथ्वी पे आ गई, जो पेड़ पौधे ने ऊर्जा ले लिया सूर्य के प्रकाश से, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया, क्या वह दोबारा सोलर एनर्जी में बदल सकता है? नहीं बदल सकता। हर पोषण स्तर पर ऊर्जा घटती जाती है, हर पोषण स्तर पे ऊर्जा लगातार घटती रहती है। वही तो 10% का नियम है। आ गया ना 10% का नियम? किसने दिया था? लिंडमैन जो हैं, उनके द्वारा 10% का नियम दिया गया। यह 10% का नियम लिंडमैन के द्वारा दिया गया। जब ऊर्जा एक ही पोषण स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है तो केवल 10% ही ऊर्जा अगले स्तर को प्राप्त होती है। केवल 10% ही ऊर्जा अगले स्तर को प्राप्त होगी। इसके पास 100 है तो अगले को 10% मिलेगा, यानी कि 100 1000 है तो 100 ही मिलेगा। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। शेष 90% ऊर्जा जीव की श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, विकास में ऊष्मा के रूप में विलीन हो जाती है। यानी कि यह अपने जो पर डे का कार्य होता है, जो रेगुलर उसके जीवन में कार्य चलता रहता है, उसमें यह ऊर्जा खत्म कर लेती है। अब आगे बढ़ते हैं। पारितंत्र की पिरामिड। पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक संख्या का पिरामिड हो गया, और दूसरा हो गया जीवभार का पिरामिड, और तीसरा जो हो गया ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड जो है वह हमेशा सीधा रहता है। अब संख्या का पिरामिड की बात की जाए, जीवों का कुल संख्या दर्शाता है संख्या की पिरामिड को। जैसे कि किसी बगीचे में, किसी घास के मैदान में घास की संख्या ज्यादा है लेकिन उस पर टिड्डे और कम है, वहां मेढक और कम है, और आगे बात की जाए वहां पे सांप और कम है, और वहीं मोर और वहां कम है। यही तो है संख्या का पिरामिड। और जीवभार का पिरामिड की बात की जाए, जीवों की कुल सूखे वजन का मापन जो होता है, जीवों की जो वजन होता है उसके माप के आधार पर जीवभार का पिरामिड दर्शाया गया। और ऊर्जा का पिरामिड बात की जाए, यह नियम के अनुसार हमेशा सीधा रहता है, यानी कि यह कभी उल्टा नहीं हो सकता। ऊर्जा केवल एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में चलती है। तो हमने आज पूरा पारितंत्र को समझ लिया। इसको अच्छे से डिटेल में हम अगले टॉपिक में इसका एक महामैराथन लाएंगे। महामैराथन देखना हो आपको अगले टॉपिक का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।